नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रहे हैं जिसने दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया है। 10 नवंबर 2025 की शाम राजधानी के बिल्कुल दिल में लाल किले के पास एक कार में एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं है। हम आज समझेंगे कि उस शाम असल में हुआ क्या था, जांच एजेंसियों के हाथ अब तक क्या लगा है और इस एक धमाके के मायने कितने गहरे हैं। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये घटना सिर्फ सुरक्षा या राजनीति का मामला नहीं है। ये हमारे समाज के भरोसे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और एक आम नागरिक के तौर पर हमारी सुरक्षा की भावना से जुड़े कई मुश्किल सवाल खड़े करती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम उपलब्ध जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देख पाएं। तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। तारीख थी 10 नवंबर 2025। घड़ी में शाम के लगभग 6:50 हो रहे थे और जगह थी पुरानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। मतलब वो वक्त और वो जगह जब शहर अपनी पूरी रफ्तार में होता है। ऑफिस से लौटते लोग, बाजारों की भीड़, गाड़ियों की लंबी कतारें। और शायद इसीलिए जगह और वक्त चुना गया। ये कोई हादसा नहीं लगता है, ये एक सोचा समझा डिजाइन है। हमलावर जानते थे कि इस वक्त यहाँ हमला करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना और एक भयानक दहशत का माहौल पैदा करना। सही कहा। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें यही खौफनाक मंजर कैद है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, कुछ रुकी हुई हैं और तभी एक धीमी रफ्तार वाली कार में एक जोरदार विस्फोट होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगा जैसे कोई आग का गोला फटा हो। आसपास की कई गाड़ियों में पलक झपकते ही आग लग गई, कुछ के तो पर खच्चे उड़ गए और फिर जो हुआ उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़। एक पल में सब कुछ बदल गया। जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, वहां अचानक मौत और तबाही का मंजर था। और इस तबाही का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो जाने जो गईं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई और 19 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। और घायलों की चोटें भी मामूली नहीं है। कुछ लोगों के शरीर में छर्रे जैसे घाव हैं, तो कई लोग धमाके से टूटे गाड़ियों के कांच और मेटल के टुकड़ों से जख्मी हुए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि धमाका कितना जबरदस्त था। ये सारी बातें, समय, जगह, धमाके की तीव्रता, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। ये हमला सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए भी किया गया था। संदेश ये कि दिल्ली, देश की राजधानी, सुरक्षित नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है सबकी नजरें जांच पर टिक गई हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जांच कहां से शुरू हुई, एजेंसियों के हाथ सबसे पहले क्या लगा। देखिए, पहला कदम तो ये था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि सरकार इसे एक साधारण आपराधिक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सीधा हमला मान रही है। आतंकवादी रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू हो गई। और जांच का फोकस एक Hyundai i20 कार पर है। माना जा रहा है कि उसी में ये विस्फोटक रखे गए थे। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली, बल्कि यकीन करना मुश्किल है, वो बात सामने आई है। वो है मौके से बरामद विस्फोटक की मात्रा। सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल से लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरी विस्फोटक सामग्री मिली है। एक मिनट, क्या कहा? 2900 किलोग्राम? यह आंकड़ा तो सचमुच अविश्वसनीय है। क्या इस बात की पुष्टि हुई है? क्योंकि अगर ये सच है तो ये सिर्फ सुरक्षा में एक बड़ी चूक नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का फेलियर है। इसे समझने के लिए सोचिए, मुंबई में 1993 के धमाकों में लगभग 700 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था और उसने पूरे शहर को हिला दिया था। अमोनियम नाइट्रेट RDX जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन मात्रा के हिसाब से देखें तो ये तबाही फैलाने की एक अभूतपूर्व कोशिश थी। और ये बात तो और भी ज्यादा डराती है कि अमोनियम नाइट्रेट कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। ये तो खेती में खाद के तौर पर और खनन उद्योग में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। खाद और खनन में इस्तेमाल होने वाली इतनी आम चीज इतनी बड़ी मात्रा में आतंकियों के हाथ कैसे लगी? और उससे भी बड़ा सवाल, वो इसे देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक लाल किले के पास तक लाने में कैसे कामयाब हो गए? ये एक बड़े और बेहद संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। ये किसी एक अकेले आदमी या छोटे मोटे गुट का काम हो ही नहीं सकता। शायद इसीलिए सरकार ने भी बिना देर किए इसे एक आतंकवादी घटना घोषित कर दिया। इस घोषणा और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से ये तो साफ हो गया है कि इसे एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, और इस घोषणा का एक और मतलब है, ये जांच की दिशा तय करती है। अब एजेंसियां सिर्फ उस ड्राइवर या उन लोगों को नहीं ढूंढेंगी जिन्होंने कार में बम रखा। अब खोज होगी उस पूरे नेटवर्क की, वो लोग जिन्होंने विस्फोटक खरीदा, जिन्होंने उसे स्टोर किया, जिन्होंने पैसे दिए और सबसे जरूरी
वो मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी साजिश रची। तो फिर सवाल ये उठता है कि यही जगह क्यों? पुरानी दिल्ली, लाल किला ही क्यों? इस जगह को चुनने के पीछे हमलावरों की क्या सोच हो सकती है? अगर हम हमलावरों के नजरिए से देखें तो इस जगह को चुनने की 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहली, जैसा हमने बात की, ये बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है। शाम के वक्त यहाँ हजारों लोग होते हैं, मतलब साफ है मकसद ज्यादा से ज्यादा जाने लेना था। दूसरी वजह तो और भी साफ है, लाल किला। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये भारत की आज़ादी, उसकी संप्रभुता और उसके गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री हर साल यहीं से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। इस जगह पर हमला करना सीधे सीधे देश के स्वाभिमान पर हमला करने जैसा है, और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण होने से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ मनोबल तोड़ने की बात नहीं है। जब आप लाल किले जैसी जगह पर हमला करते हैं तो आप दरअसल इतिहास पर हमला करते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहचान सदियों से बनी है उसे हम एक धमाके में हिला सकते हैं। ये डर से ज्यादा एक पहचान का संकट पैदा करने की कोशिश है। ये संदेश देने की कोशिश है कि आपका अतीत, आपके प्रतीक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और तीसरी वजह, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, शाम का पीक टाइम। इन तीनों को मिला दें, भीड़, राष्ट्रीय प्रतीक और पीक टाइम, तो एक बहुत ही घातक रणनीति सामने आती है। और शायद इन्हीं वजहों से आम लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी? क्या हम कहीं भी महफूज हैं? लोगों के भरोसे को एक गहरी चोट लगी है। और यही हमलावरों का असली मकसद होता है। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को मारना या घायल करना नहीं, बल्कि समाज में भय और अविश्वास का माहौल पैदा करना है। लोग बाजार जाने से, मेट्रो में सफर करने से, किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाने से डरने लगते हैं। ये डर समाज की सामान्य गति को रोक देता है और यही उनकी जीत होती है। ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन इसका जमीनी असर क्या हुआ? उन लोगों पर क्या बीती जो उस वक्त वहां मौजूद थे? आंकड़ों के पीछे की जो कहानियां हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर आंकड़ा एक इंसान है, एक परिवार है जिसकी दुनिया उस एक पल में उजड़ गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, हमें अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। कुछ समझ पाते उससे पहले हमारी दुकान की खिड़कियों के कांच टूटकर अंदर आ गए। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ है। सोचिए, उस एक पल का खौफ लोगों के जहन में जिंदगी भर के लिए बस गया होगा। ये सिर्फ एक याद नहीं रहती, ये एक आघात बन जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लोग सालों तक उस आवाज से, उस मंजर से उभर नहीं पाते। वहीं पास के एक दुकानदार का बयान है जो उस शाम की बेबसी को दिखाता है। वो कहते हैं, उस शाम मेरी दुकान बंद थी, मैं भागा, मैंने ब्लास्ट देखी। इन 4 शब्दों में मैंने ब्लास्ट देखी, कितना डर, कितना सदमा और कितनी लाचारी छिपी है। ये बयान हमें बताते हैं कि कैसे एक घटना सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरे समुदाय की शांति और सुकून को छीन लेती है। और इन व्यक्तिगत अनुभवों के अलावा इसका एक और खतरनाक सामाजिक असर होता है। ऐसी घटनाओं के बाद समाज में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलने लगती हैं और कई बार एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की नापाक कोशिशें भी होती हैं। इस संभावित सांप्रदायिक तनाव को संभालना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे माहौल में सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। अगर आधिकारिक प्रतिक्रिया की बात करें तो घटना के फौरन बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक कड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार का इस तरह भरोसा दिलाना जरूरी तो है, ये पहला कदम है। ये जनता को एक संदेश देता है कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन लोगों का भरोसा सिर्फ बयानों से वापस नहीं आता, वो ठोस कार्रवाई से आता है। अब असली चुनौती इन आश्वासनों को जमीन पर उतारने की है। जांच कितनी तेजी से और कितनी निष्पक्षता से आगे बढ़ती है, असली दोषी पकड़े जाते हैं नहीं, और सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं। जनता का भरोसा इन्हीं बातों पर टिका है। तो आज की हमारी चर्चा को अगर समेटें तो हमने दिल्ली विस्फोट की घटना की हर परत को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है और इसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? आगे की राह कैसी दिखती है? देखिए, आगे की राह जो चुनौतियों से भरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पहली और सबसे तत्काल चुनौती है जांच को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाना और हर उस व्यक्ति को सजा दिलाना जो इस साजिश का हिस्सा था। दूसरी चुनौती है लोगों का भरोसा वापस जीतना, उन्हें यह यकीन दिलाना कि हमारे शहर, हमारे सार्वजनिक स्थान सुरक्षित हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है अपने इंटेलिजेंस और सुरक्षा तंत्र की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो।
साफ है कि ये एक लंबी लड़ाई है और इसका असर आने वाले कई दिनों, शायद महीनों तक महसूस किया जाएगा। और यहाँ एक सवाल हम सबके लिए है। ये घटना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती नहीं है, ये पूरे समाज के लिए भी एक इम्तिहान है। भय और अविश्वास के इस माहौल में सामाजिक शांति और सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये केवल सरकार का काम है या इसमें एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कोई भूमिका है? अफवाहों पर ध्यान न देना, मुश्किल समय में एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना और नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट रहना, शायद इन बातों पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।